बड़ी बहू होने के नाते वो सबका ख्याल रखती, लेकिन पति शराबी और बीमार रहा करता था। किसी ने शादी से पहले पति की कमियों के बारे में बताया नहीं था। ऐसे में भाभी, अब तुम कर भी क्या सकती हो, लोग तो बातें बनाएंगे ही। अब तुम एक के लिए दूसरे की जिंदगी थोड़ी ना खराब होने दे सकती हो। फिर भी दीदी, लोग सोचेंगे छोटे बेटे की शादी बड़े बेटे से पहले क्यों करवा दी, और इस तरह 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 की बातें बनाएंगे। तो क्या करे, उसकी शादी करवा दे। दीदी शादी तो करवा देंगे, लेकिन कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार भी तो हो। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। क्या तुम इसकी शादी करवाना चाहती हो तो मैं लड़की ढूंढना शुरू करूं? हाँ भाभी, क्यों नहीं। अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, जो मेरे इस निकम्मे बेटे से शादी कर ले। कम से कम उसके आने से ये ठीक तो हो जाए। कुछ दिनों बाद देखो तो कैसी है ये लड़की। गरीब घर की है, लेकिन सोना है सोना। अरे दिखने में सुंदर और घर के काम में तो जैसे सर्वगुण संपन्न। बुआ जी है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये बच्ची लग रही है। हमारे जेठ जी की तो अच्छी खासी उम्र है। माना शादी नहीं हो पाई, लेकिन उम्र थोड़ी ना रुकती है। अरे बच्ची है तो बच्ची जैसी ही लगेगी ना। तुमसे 5 साल छोटी है, लेकिन सुंदर और संस्कारी है। कमल के लिए इसका ही रिश्ता लाई हूँ। और लड़की छोटी हो तो ही कब्जे में रहती है। क्या कमल के लिए रिश्ता मिल गया? मुझे तो दिखा लड़की की फोटो। लेकिन बुआ जी, ये लड़की जेठ जी से बहुत छोटी है, और इस लड़की के घर वाले मान गए क्या इस रिश्ते के लिए? उन्हें सब कुछ बता तो दिया है ना आपने? और नहीं तो क्या, लड़की वाले मान गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें दिखाने लाई हूँ। लड़की वाले गरीब और भले लोग हैं। लड़की के पिता नहीं है, इसलिए उनको रिश्ते के लिए मनाना मेरे लिए और आसान हो गया। अच्छा, लेकिन लड़की और कमल के बीच उम्र का कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा? अरे तो क्या हुआ, इतना तो चलता है। और सबसे बड़ी बात, लड़की वाले मान गए हैं। बेचारे गरीब है ना, इसलिए इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने थोड़ी ना देंगे। तो मैं रिश्ता पक्का समझू ना? हाँ, क्यों नहीं। हमें तो बस उसका घर बसा दिखना चाहिए, बाकी उससे वैसे भी मतलब नहीं है हमें। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जेठ जी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जेठ की मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ दिनों बाद ही मौत। भगवान ऐसा दिन किसी माँ को ना दिखाए। लड़की के पैर सही नहीं थे। बुआ जी, ये सब कहना बंद कीजिए। आप देख नहीं रहे माँ जी की हालत, और उनकी बीवी को तो देखिए। अभी तो घर आई थी और पति नहीं रहा, ऊपर से आप। लगता है वो लड़की ही खराब थी इनके कमल के लिए, तभी तो शादी होने के बाद ही पति की मौत हो गई। भगा दो अभी से यहाँ से। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि इसके पैदा होते ही इसके पापा की मौत हो गई थी। लगता है इसके पैर खराब है। जिस घर में भी जाएगी अपने साथ अपनी ये मनहूसियत लेकर जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ इनके बेटे के साथ। नई बहू घर आते ही बेटा घर छोड़कर चला गया। इस तरह आस पड़ोस की औरतें मिलकर कुछ दिनों तक नई बहू पर इल्जाम लगाती रहती है, उसके बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाते रहते हैं, और ये बात सोनम देख नहीं पाती। फिर एक दिन, मेरे कारण पहले पापा नहीं रहे, फिर ये मैं ही मनहूस हूँ। आप लोग मुझे घर से निकाल दीजिए। नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं? इन लोगों को तो जवाब मैं देती हूँ। फिर बहू पड़ोसियों को कहती है, आप सबको क्या लगता है जेठ जी के गुजर जाने का गम केवल मम्मी जी को है और जेठानी जी को नहीं? वो उनके भी पति थे, जिसके साथ कुछ समय पहले ही इनकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद ये सब हो गया। और आप सबको लगता है कि उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा? अरे उनके लिए तो ये सबसे बड़ा दुख है। बहू, ये क्या बोल रही है? चुप रह। मोहल्ला है ये, हमारा समाज है। समाज ही तो है ना माँ जी, किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देगा ये। मम्मी जी, आप इन लोगों को चुप रहने के लिए क्यों नहीं बोल रही? आप देख नहीं रही ये जेठानी जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? इनको लगता है कि जेठ जी की मौत जेठानी जी की वजह से हुई है।
ऐसा तो नहीं है माँ जी। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, वो अपनी हरकतों के कारण नहीं रहा। कितना समझाया था गलत संगत छोड़ दे, लेकिन नहीं। माँ जी वो कोशिश कर रहे थे कि वो सब छोड़ दे, लेकिन देर हो गई। जब मम्मी जी आपको सब पता है तो आप इनको बोलती क्यों नहीं? सच में तो ये सब भी जानती हैं, लेकिन इन लोगों को बस बातें बनाने के लिए चाहिए जिसे ये कोस सके। सही कह रही हूँ ना? आप सभी जानते हो जेठ जी की मौत उनके खुद की वजह से हुई है, उनके शराब पीने की वजह से। और जिस बुरे हालातों में हमें उस बेचारी औरत का साथ देना चाहिए, आप सब लोग मिलकर उसे कोस रहे हो। अरे बहू तू गलत समझ रही है, उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और बुआ जी आप ही तो ये रिश्ता लेकर आई थी ना, आपने भी कुछ नहीं बोला। वो बेचारी लड़की जिसके पति की मौत अभी अभी हुई है, आप सभी लोग उसे हिम्मत देने के बजाय उसे कोस रहे हैं। अरे उस लड़की की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसे अपनी पूरी जिंदगी एक शराबी की विधवा बनकर गुजारनी पड़ेगी। सोचिए इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। जिस उम्र में उसे घूमना फिरना चाहिए, अपने जिंदगी को खोलकर जीना चाहिए, उस उम्र में वो एक विधवा बनकर काटेगी। और ऊपर से उसे ये भी सुनना पड़ेगा कि वो विधवा खुद की वजह से हुई है। ये सब है आप लोगों की सोच। शर्म आती है मुझे आप सब पर। तभी एक पड़ोसन बोल पड़ती है, तू तो बड़ी वकील बन रही है ना, तो करवा दे जेठानी की शादी। अरे कैसी बात कर रही हो, दूसरी शादी, वो भी बहू की? अरे हम ना करा पाएंगे, रहे इसी घर में, बनाए भी खिलाए भी। नहीं नहीं भाभी, अब ये पाप हम नहीं करेंगे। अरे ठीक ही तो बोल रही है छोटी बहू, हमने शादी कराई थी वो भी सब जानने समझने के बाद। हम अब बड़ी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। आखिर उसकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ये हुई ना बात। और अब हम करेंगे सारा खर्चा जिठानी जी की शादी का। हाँ सही बात है बहू, हमने इसके साथ धोखा किया। जिस बेटे को हम नहीं संभाल पा रहे थे, उसे इस बच्ची के हवाले कर दिया। बहू की ये बात सुनकर सभी बड़ी बहू से माफी मांगते हैं और सास और देवरानी मिलकर अपनी जिठानी की दूसरी शादी करवाते हैं। मैगी जिसने भी बनाई बहुत ही सोच समझकर बनाई होगी, क्योंकि 2 मिनट में भाई क्या बन सकता है आज के समय में। मैगी ओ मैगी, किसने नाम रखा मैगी तुम्हारा। तभी मैगी बहू निकल कर आती है। मेरा नाम खुद मैंने रखा है, नाम तो विमला था मेरा, लेकिन जानती हो ना, क्योंकि मुझे मैगी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपना नाम ही मैगी रख लिया। आपको भी तो मेरा नाम अच्छा लगा था ना? याद है क्या कहा था आपने? हाँ हाँ सब याद है, मेरी मती मारी गई थी तो मैंने ये सब सोचा। खैर तुम्हारी मैगी 2 मिनट में तैयार होती है, लेकिन तुम तो 2 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाती हो यार। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि बहू की माँ आ जाती है। अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी मैगी, कैसी है बेटा? अरे समधन जी कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी सब ठीक ही है। वो मम्मी को मेरे लिए एक साड़ी पसंद आई थी ना, तो वही देने के लिए आई है। साड़ी? अरे वाह तेरे लिए। अरे सास के लिए क्या लाई हैं आप? हम लोगों के घर बहू की माँ खाली हाथ नहीं आती ना, सास के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर आती ही है ना? हाँ हाँ लाई हूँ ना बहन जी, आपके लिए भी लाई हूँ, क्यों नहीं लाऊंगी। वो क्या है, मैंने सोचा कि एक के साथ एक फ्री साड़ी मिल रही है, तो फ्री वाली आपके लिए ले आऊं। सास मुंह बना लेती है। फ्री वाली देखा जरा प्रिंट क्या है। फिर क्या, जो साड़ी सामने आती है वो होती है मैगी के जैसे नूडल्स की प्रिंट वाली साड़ी। हाय रे मैगी प्रेम, यह तो साड़ी भी मैगी प्रिंट की है। नहीं नहीं बहन जी, आप रहने ही दे सारी मैगी। अब मेरा मतलब है ये साड़ी आप अपनी बेटी को ही दे दो, नहीं चाहिए मुझे। सास चली जाती है और माँ बेटी की बातें शुरू हो जाती है। क्या बात है, माँ बेटी बहुत देर से खुसुर पुसुर में लगी है, जरूर कुछ मेरे खिलाफ बात हो रही होगी। फिर क्या, जो साड़ी सामने आती है
वो होती है मैगी के जैसे नूडल्स की प्रिंट वाली साड़ी। हाय रे मैगी प्रेम, ये तो साड़ी भी मैगी प्रिंट की है। नहीं नहीं बहन जी, आप रहने ही दे सारी मैगी। अब मेरा मतलब है ये साड़ी आप अपनी बेटी को ही दे दो, नहीं चाहिए मुझे। सास चली जाती है और माँ बेटी की बातें शुरू हो जाती है। क्या बात है, माँ बेटी बहुत देर से खुसुर पुसुर में लगी है। जरूर कुछ मेरे खिलाफ बात हो रही होगी। मुझे तो लगता है कि झोले में कुछ तो था। क्या था? देखो जरा क्या क्या ला कर दे रही है बेटे को मुझसे छुपा कर। सास जाकर चुपके से नजर लगाती है तो आपस में बात करती दोनों माँ बेटी को सुनती है। बेटा देख तो ये झोले में मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाय रे माँ, मैगी के इतने फ्लेवर कहाँ से आए? अरे तू तो गांव में रहती है, शहर में आ कभी कभी देख कितने फ्लेवर आ रहे हैं मैगी में। ले, ये सारे मैगी तेरे लिए। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, मैगी का ये मसाला ये मसाला तू किसी भी चीज में डालेगी ना तो मैगी का ही टेस्ट आएगा। सास बाहर से सर पर हाथ रखकर, अरे ये लोग कितना मैगी खाते हैं, मैगी ही मैगी, मैगी ही मैगी। इतने वक्त बाद माँ आई तो भी मैगी की कहानी लेकर। मुझे क्या। सास चली जाती है। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर मैगी खाते हैं। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, आ बहू, देख आज के बाद इस घर में मैगी नहीं आएगी। ये देख क्या लिखा है पेपर में, मैगी में मिलावट हो रही है, इसलिए भारत देश से मैगी को बैन कर दिया गया है। बहू का तो जैसे मुंह ही उतर जाता है। लो जी क्या करे। बहू फटाफट पेपर उठाती है और देखती है कि ये क्या, बात तो सच है, देश से मैगी खत्म। अब बहू का चेहरा उतर जाता है। वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है, न ज्यादा खाती है न पीती है और दुबली होती चली जाती है। ये क्या हाल बना रखा है मैगी, मैगी बैन हुई है, तुमने तो अपनी हालत ही खराब कर ली है। मैगी कोई अच्छी चीज नहीं है, निरा मैदा ही तो होता है। हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी चीज है खाने के लिए, वो खाओ। पति बोला जा रहा था, लेकिन हमारी मैगी की दीवानी मैगी बहू, वो तो कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या किया जाए, बहू ने तो खाना पीना सब बंद कर दिया है। माँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? बेटा यही हाल रहा तो ये तो मर जाएगी। पता नहीं सरकार मैगी पर से बैन कब निकाले, तब तक ये क्या खाना नहीं खाएगी। बेटा तू ना इसे मायके छोड़ा, मरना होगा तो वही मरेगी। क्यों? माना माँ तो उसकी मानी है, लेकिन वो मेरी बीवी है, प्यार करता हूँ मैं उसे। उसके मरने से पहले मैं ना मर जाऊं, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे किसी तरह से खाना जरूर खिलाऊंगा। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैगी बहू खाना नहीं खाती। फिर एक रोज, देख बेटा मैगी ये ले, जाइए खिला दे बहू को। अरे वाह माँ, पर ये कहाँ से आई? अरे तुझे क्या करना है बच्चे के दांत गिनकर, तू तो ये मैगी बहू को खिला। बेटा खुश होकर बीवी के कमरे में जाता है। मैगी ओ मैगी, देखो मैं क्या लेकर आया। क्या लाए हो? मैगी तो नहीं लाए होंगे ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैगी ही है, ले खा ले, मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है बेटा। फिर क्या था, बहू के बेजान शरीर में जान आती है। वो फटाफट कटोरा हाथ में लेती है और धपाधप मैगी खाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, 2-4 चम्मच में ही बहू खाते खाते रुक जाती है। क्या हो गया बहू, मैगी अच्छी नहीं लगी? पराठा ला कर दूं क्या? हाँ क्या हो गया मैगी, नहीं खानी मैगी तो कोई बात नहीं, माँ पराठा ला कर देगी। माँ जी, ये जो भी नूडल्स है ना, मैगी नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसका टेस्ट अलग है। मुझे तो मैगी ही खानी है माँ जी, मैगी खानी है। ये बोलकर वो रोने लगती है। पति और सास को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। अरे बेटा मैं अब भी बता रही हूँ, तू इसे इसके मायके छोड़ा। जिस माँ ने बेटी के अंदर अच्छी आदत डाली ही नहीं, वही भोगता है फिर। लेकिन पति ने मैगी को ठीक करने की ठान ली थी। देखो मैगी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैगी ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा मैगी, कल मैं और तुम
घूमने जाए क्या? बीवी भी घूमने के नाम तैयार हो जाती है। अगले रोज दोनों मियाँ बीवी कार में बैठकर निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे कहीं नहीं, बस गांव की ओर। देखे वहाँ किसी दुकान में कोई पुरानी मैगी पड़ी मिल जाए। हाँ, बीवी भी खुश हो जाती है, सोचती है कि पति उसे गांव ले जाकर मैगी जरूर खिलाएगा। लेकिन रास्ते में ही वो देखती है कि एक बच्चा कैसे गाय भैंस चरा रहा था। देखो तो कितना बहादुर है ना ये बच्चा। फिर वो आगे जाती है, देखती है कि एक औरत ढेर सारे कपड़े धो रही थी। वो देखो गांव का कुआं, खूब पानी पिया है मैंने यहाँ का। पर ये क्या, बीवी को तो दिख रहा होता है कि कैसे औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती है। खैर दोनों गांव के घर पहुंचते हैं, जहां मैगी की दादी सास उन लोगों का स्वागत करती है। अरे बेटा, क्या हालत बना रखी है बहू की? खाने को कुछ देते नहीं हो क्या? रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। रहने दे दादी, वो क्या है ना, वो सिर्फ मैगी ही खाती है। वो हो तो वो बना दो। हाँ, क्यों नहीं? 2 पैकेट हम लोगों के घर कोई खाता नहीं तो पड़े हैं ऐसे के ऐसे। क्या है ना बहू, सेहत खराब करने वाली चीज है, पर फिर भी रखिए तो बना देती हूँ। दादी सास 2 पैकेट मैगी ले आती है, लेकिन मैगी में डाल देती है ढेर सारी हरी सब्जियां और देसी घी। ये ले बहू। मैगी सारी मैगी खा लेती है और खाने के बाद चलो ना गांव देखने चलते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये खाट तो खड़ी कर दो जिसमें बैठे थे। मैगी खाट खड़ी करना चाहती है, लेकिन उससे नहीं उठती। वहीं पीछे से दादी सास आ जाती है और एक हाथ से खाट खड़ी कर देती है। क्यों बहू को खाने को कुछ नहीं देता है? चेहरा भी कैसे उतरा सा है। बहू, हमारे गांव के बच्चे और औरतों को देखो बाहर जाकर। अरे बिना मेकअप के कैसे चेहरे उनके चमकते हैं। बहू बाहर जाती है और सोचती है कि सच्ची न जाने क्या बात है गांव में कि हर कोई चमक रहा है, बलवान है और अच्छी कद काठी का है। सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि मुझे भी यहीं छोड़ दो। यहाँ की तो मैगी भी शानदार थी। ऐसी मैगी जो मुझे इतनी शक्ति दे दे, मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। देखो मैगी, सच तो है कि आज से पहले तुमने सिर्फ मैगी का फ्लेवर खाया था। आज जो खाई ना, वो तो सिर्फ सब्जियां, साग और घी था। ये लोग अच्छा और ताज़ा खाते हैं। ये वो खाते हैं जिसमें जान हो, जैसे ये फल सब्जी। इन्हें तुम 2 दिन रखो ना तो ये खराब हो जाएगी। लेकिन मैगी का क्या, अगर तुम 2 दिन खोल कर भी रखोगी तो खराब होगी नहीं ना, क्योंकि उस खाने में जान ही नहीं है। और जिस खाने में जान ना हो वो तुम्हें क्या जान देगा। मेरी जान, समझ में आ रही है बात? मैगी को पति की बात समझ में आ जाती है। सही कहा, मैं आज से ताज़ा खाना, फल सब्जियां, दाल ये सब खाऊंगी। मैगी को तो अब बैन ही रहने दो। मैगी मैं मैगी खाऊंगी मैं ताज़ा खाना। अरे चलो जल्दी करो, हमें है शहर जाना। दरवाजे से बड़बड़ाती हुई काजल अपनी साड़ी का पल्लू गुस्से में अपने कमर में डाले रसोई में काम करने लगती है। सही है, दिन भर सबके लिए मरो, सबका काम करो, पर किसी को क्या फर्क पड़ता है। मैं तो एक काम करने वाली मशीन हूं ना। सुबह 4 बजे उठती हूँ, काजल चाय लाओ। काजल बेटा, चाय गरम हुई कि नहीं? अरे मम्मी, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। और इन सबकी फरमाइश पूरी करती रहती है काजल, पर किससे फर्क पड़ता है। अरे भाई, कौन हूं मैं? एक नौकरानी समझ कर लाया गया था मुझे इस घर में। तभी बाहर से आवाज आती है, आज चाय मिलेगी कि नहीं शोभा? लगता है बहू अभी तक बच्चों को स्कूल छोड़कर नहीं आई। छोड़कर आ गई है जी, वो भजन कर रही है रसोई में। ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ आवाज़ें आ रही है। अब चाय चढ़ा देगी वो। अरे बहू, चाय चढ़ा दे, तेरे पापा जी को दवाई लेनी है। ये सुनते ही काजल और जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। इस घर में कभी कोई ये नहीं पूछता कि काजल तुझे क्या चाहिए, पर सबको जो चाहिए वो काजल बस देती रहे। काजल क्या कह रही है ये बाहर किसी को सुनाई तो नहीं देता, पर उसके खुद ब खुद बड़बड़ाने और जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज से ये सब समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है। अपनी बहू को शांत करने के लिए शोभा कमरे में जाकर अपने बेटे को जगाती है। अरे बेटा, सोता ही रहेगा क्या? उठ भी जा। अरे करण, जल्दी उठ, वरना आज तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। देख तेरी बीवी को क्या हुआ है, सुबह से बर्तन पर बर्तन बजाए जा रही है। हे भगवान,
ये काजल भी ना जरूर इसकी कोई सहेली कुछ खरीद कर लाई होगी। तुम चलो माँ, मैं आता हूँ। करण हॉल में आता है और काजल के चेहरे को देखते ही समझ जाता है कि काजल को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। अरे बाबा रुक भी जाओ, क्या हो गया है काजल, क्यों परेशान हो रही हो? पूरे चेहरे का ग्लो चला जाएगा ऐसे तो। मुझे कार चाहिए। क्या? हाँ कार, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कार ला कर दो। पता है पापा जी, वो स्नेहा नहीं है। कौन स्नेहा बेटा? अरे वो पापा जी, कुत्ते के तुम जैसे मुंह वाली स्नेहा जो कल हमारे घर चाय पत्ती मांगने आई थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ही कल मैं समझ गई थी कि कोई तो बात है, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। और आज नई गाड़ी निकाल कर लाई है शोरूम से, अपने घर के बाहर खड़ी कर रखी है उसने। ना चलने का ढंग, ना कपड़े पहनने का ढंग, और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मुझे, आपके बहू को दिखा रही थी। देख देख काजल, कितनी ऊंची सीट है मेरे कार की। आप ही बताइए पापा जी, हमारे घर आकर चावल दाल मांगने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और आपकी बहू को ऑटो रिक्शा में घूमना पड़ रहा है। अच्छा लगता है क्या? दूसरों से हमारी क्या पड़तर काजल, क्यों अपना मन जलाती हो? स्नेहा का घर तो खुद किराए का है और ये हमारा अपना मकान है। वैसे तो उसे भी अपने पति को कहना चाहिए कि देखो काजल के पास तो अपना मकान है, मुझे अपना मकान दिला दो। अरे ऐसे तो तुम कल को मुझे ये भी कहोगी कि तारों के पास चांद है तो मुझे चांद ला कर दो। हाँ हाँ, जैसे मैं कोई बच्ची हूं ना, बेकार की जिद करने लगूंगी। अरे तुम लोग आपस में झगड़ो मत, हम सोचते हैं इस बारे में बहू। गौतम को लगा कि ऐसा करने से उसकी बहू कुछ देर शांत बैठ जाएगी, पर वो तो 2 मिनट बाद ही अपने ससुर जी के पास आकर कहती है, कुछ सोचा क्या पापा जी आपने? अरे बेटा 2 मिनट हुए हैं मुझे चाय पिए हुए, देख अभी तक तो कब भी ठंडी नहीं हुई। मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी गाड़ी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अच्छा ठीक है पापा जी, कुछ देर ना। देख काजल, थोड़ी देर में तेरी गाड़ी आ ही जाएगी। काजल रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी करने लगती है। वो एक रोटी बेलती ही है कि फिर उसके दिमाग में बड़ी सी गाड़ी घूमने लगती है। वो दौड़कर अपने ससुर के पास आती है। पापा जी आप करण से बात कीजिए ना गाड़ी खरीदने के लिए, मुझसे तो कोई काम भी नहीं हो रहा, कोई कच्ची सब्जियां भी नहीं है रसोई में और मुझसे ना लाया भी नहीं जाएगा। बाहर निकलते ही वो यहाँ मुझे 10 बातें सुनाने लगेगी, मुझसे नहीं सुना जाता इतना सब। काजल ये सब कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। काजल अब ठान चुकी थी कि वो अपने घर गाड़ी लेकर ही आएगी। वो दिन भर या तो खुद में बड़बड़ाती रहती या रोती रहती। उसने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो बस अब घर से बाहर ही निकलती अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। एक सुबह, करण उठो, जाओ बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, और 12 बजे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें भी चले जाना, क्योंकि अब मैं घर से बाहर नहीं जाने वाली। मुझे नहीं सुनने लोगों के ताने। अरे हद हो गई काजल, तुम समझना ही नहीं चाहती कैसे होगा सब मैनेज। 2 रुपए में गाड़ी नहीं आती, EMI भरना पड़ेगा हमें। तो ये कहो ना, मैं अब कोई खर्चा नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। मैं कोई शॉपिंग भी नहीं करूँगी, कहीं रेस्टोरेंट ले जाओ ऐसा भी नहीं कहूँगी। फिर तो हम कर लेंगे ना मैनेज। अब तो हाँ बोलो ना। ठीक है ले आता हूँ कार, पर प्लीज अब तुम घर में ये रोना धोना और कूड़ कूड़ करना बंद कर दो। और क्या था, अगले ही पल काजल के घर के बाहर भी एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो चुकी थी। वो सीधा स्नेहा के पास जाती है। तुम्हारा मॉडल ज़रा पुराना लगता है ना स्नेहा। उस दिन तो मैं बिजी थी ना, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो क्या है ना, मेरे पास तो इतने सारे गाड़ी के ऑप्शंस थे, महंगे से महंगी, तो मैं उसी में बिजी थी कि कौन सी गाड़ी लूँ। मैंने ना सबसे हाईएस्ट मॉडल ली है। मॉडल अपग्रेड करने के वैसे 4 लाख रुपए लग गए, पर क्या फ़र्क पड़ता है, 4 लाख में तो आजकल होता ही क्या है। चल अब चलती हूँ। हाँ मैं। काजल को जो चाहिए था वो मिल चुका था, अब वो खुश थी। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा काजल, अभी 1 महीना हुआ है, EMI कैसे भर पाऊंगा मैं? अच्छा तुम देखते जाओ मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। अब क्या था, काजल खाने के नाम पर दाल रोटी बनाना शुरू कर देती है। कल के मरते कहीं आज ना मर जाऊं। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं हो गई है बहू जो तूने मुझे दाल रोटी परोस दे। कार की EMI बनी है ना मम्मी जी, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब से इस घर में चाय नहीं बनेगी। दूध वाले को मैंने दूध लाने से मना कर दिया है। अब ना दूध आएगा ना चाय बनेगी, तो गैस की भी बचत होगी, ना नमकीन ना कोई सब्जी, बस दाल रोटी।
इस वक्त जहां काजल को घर की ज़रूरतों के बारे में गौर करना चाहिए था, वो अभी अपने कार की ज़रूरत को पूरा करने में डटी पड़ी थी। पर अपनी सैलरी से घर खर्च के साथ साथ बच्चों के स्कूल की पढ़ाई और ईएमआई करण मैनेज करता भी तो कैसे करता। ईएमआई भरने के चक्कर में 2 महीने से करण ने अपने बच्चों की स्कूल भी नहीं दी थी। स्कूल छुट्टी के बाद दोनों बच्चे घर आते हैं। मम्मी देखो, स्कूल से हमें ये नोटिस मिला है। तुमने मम्मी को क्यों बताया चिंटू? मैंने मना किया था ना। अब तुम दोनों कुछ बताओगे कि नहीं? हुआ क्या है? कैसा नोटिस है ये? 1 महीने से टीचर हमें क्लास से बाहर खड़ा रखती है मम्मी, क्योंकि पापा हमारी फीस नहीं भर पा रहे। पर कोई बात नहीं मम्मी, गाड़ी भी तो ज़रूरी है ना तुम्हारे लिए। पर मैम ने आज हमें नोटिस दी और कहा कि इस बार फीस नहीं भरी तो दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। तभी घर के फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो मिस काजल, मैं चिंटू और प्रिया की मैम बोल रही हूँ। एक गार्डियन है आप, आपको पता होना चाहिए कि बाकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे प्रिया और चिंटू ने बताया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है, और जब से आप लोगों ने गाड़ी ली है तब से इन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई। तो आपके लिए अपने बच्चों के करियर से ज़्यादा गाड़ी इम्पॉर्टेंट है? आप खुद पढ़ी लिखी होकर ऐसी सोच रखेंगी तो आपके बच्चों का भविष्य सोचकर ही मुझे डर लगता है। अपने दोस्तों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में काजल अपने घर की स्थिति भूलकर वो सब कुछ कर रही थी जो कार पाने के लिए वो कर सकती थी। पर अपने सामने अपने बच्चों का स्कूल से दाखिला हटता देख वो घबरा गई। अब उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो एक पल की भी देर नहीं करती और अपनी गाड़ी बेच देती है। तुम सही थे करण और मैं गलत। दिखावा हमें अंधा कर देता है। हमें अपनी स्थिति के हिसाब से सब कुछ मिलाकर चलना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। ये कहानी है हमारी बहू प्रतिभा की, जो कि बहुत ही मशहूर लेखिका है। प्रतिभा को लिखने का बड़ा ही शौक था। वो रोज सुबह कुछ न कुछ जरूर लिखा करती थी। ऐसे ही एक सुबह प्रतिभा की सास अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, अरे प्रतिभा बहू, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पर, जल्दी आ जा बहू। जी सासू माँ अभी आई। प्रतिभा नीचे आती है और टेबल पर सर्व किया नाश्ता देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ ये सब क्या है? इतना हैवी नाश्ता कौन करता है? क्या आपको नहीं पता कि मॉर्निंग में हल्की डाइट लेनी चाहिए? आपको हमारी सेहत की परवाह है भी या नहीं? देख बहू, अपना किताबी ज्ञान तो किसी और को ही दिया, और जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने अपने परिवार के लिए ऐसा ही नाश्ता बनाया है। आज तक किसी की सेहत को कुछ हुआ तो नहीं, और आज तू मुझे सिखा रही है कि मुझे तुम बच्चों की सेहत की परवाह ही नहीं है। ओ सासू माँ, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है आपको। मैं एक फेमस राइटर हूँ और लोग प्रेरित होते हैं मेरे विचार पढ़कर। पर आपको तो इसकी कदर ही नहीं है। उन्होंने बस किताबें पढ़ी है ना, कभी मिल ले तो पता चले कि असल में कैसी है तू। सास बहू की किटपिट से परेशान होकर प्रतिभा की ननद अनुश्री कहती है, भाभी, छोटा मुंह बड़ी बात। आप ऐसा मत सोचना कि मैं माँ की साइड ले रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप एक फेमस राइटर हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर माँ के पास बिना कोई डिग्री या प्रोफेशन के अच्छा अनुभव होता है कि वो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रख सके। आप अगर राइटिंग में परफेक्ट हो तो अपने बच्चों और घर का ध्यान रखने में भी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता भाभी। ओह ननद जी, अगर आपका आज का ज्ञान हो गया हो तो मैं जाऊं? वैसे भी आपकी तरह मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है। चलती हूँ मैं, क्योंकि इतना हैवी नाश्ता तो मुझसे होना नहीं है। इतना बोलकर प्रतिभा बिना नाश्ता किए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद प्रतिभा अपने कमरे में होती है और उसके पास एक फोन आता है। वो फोन पे बातें करने लगती है। तभी उसकी ननद अपनी भाभी के लिए ग्रीन टी लेकर आती है। प्रतिभा अनुश्री से कहती है, ननद जी, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि डोर नॉक करके ही अंदर आते हैं। इतनी बड़ी हो गई हो आप और इतनी फेमस राइटर की ननद हो, इज्जतदार घर में रहती हो, ऐसी छोटी छोटी बातें सिखानी अच्छी नहीं लगती। माफ करना भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये आपकी ग्रीन टी। थैंक यू।
वैसे सासू माँ को बता देना, कल घर में कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं। मीडिया? मगर क्यों भाभी? ओह, ये मत भूलो कि तुम्हारी भाभी बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द ईयर की राइटर है, तो मीडिया कवरेज, इंटरव्यूज आम बात है। टाइम की कमी की वजह से बहुत दिनों से इंटरव्यू टाल रही थी, लेकिन अब कल मेरे पास थोड़ा समय है तो सोचा घर ही बुला लेती हूँ। टाइम भी बचेगा और काम भी हो जाएगा। और प्लीज सबसे बोलना कि थोड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करें, स्पेशली सासू माँ से कह देना कि वो अपने देहाती अंदाज में ना रहें, प्लीज। भाभी की सारी बातें सुनकर अनुश्री बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन प्रतिभा के घर मीडिया वाले आते हैं, जिस पर प्रतिभा अपने आप को बेस्ट सेलिंग राइटर होने के साथ डाउन टू अर्थ और होमली दिखाने के लिए मीडिया के आगे दिखावा करते हुए किचन में ही अपना इंटरव्यू दे रही होती है। तभी एक रिपोर्टर प्रतिभा से कहता है, मैम आप इतनी फेमस राइटर हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके बाद भी आपके घर में नौकर नहीं और आप बहुत ही सादा जीवन जीती हैं। दैट्स इम्प्रेसिव एंड इंस्पायरिंग। थैंक यू जी। देखिए, राइटर होने के साथ साथ मैं एक पत्नी, भाभी और आज्ञाकारी बहू भी हूँ। मुझ पे ससुराल की जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना जानती हूँ। और रही बात नौकर की, तो मैंने ही अपनी माँ समान सास को घर में नौकर रखने से मना किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद हमेशा प्यार से बना खाना सबको खिलाऊं। इससे परिवार के बीच प्यार और अपनापन बना रहता है। वाओ मैम, आपके थॉट सुनकर लोग जरूर आपसे प्रेरणा लेंगे। थोड़ी देर बाद वो लोग प्रतिभा का इंटरव्यू लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रतिभा किचन से बाहर आती है और अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है, सासू माँ, मेरे सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना दो आप। माँ आप रहने दो, मैं बना देती हूँ। मुझे सासू माँ के हाथ की चाय पीनी है और मैंने आपसे तो कहा नहीं ननद जी कि आप मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। भाभी, आप लोगों के बीच कितना दिखावा करती हैं, मीडिया के सामने कुछ और यहाँ कुछ। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मीडिया भी मेरे हिसाब से चलता है और मीडिया को भी अच्छे से पता है कि उनको क्या दिखाना है और क्या नहीं। लोगों को अभी आपका असली चेहरा नहीं पता, जिस दिन पता चल गया तो सब फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। ओ प्लीज, खुद का तो कोई कैरियर, कोई रेपुटेशन कुछ भी नहीं है और आई बड़ी मुझे सिखाने। आपने काम से काम रखो और मेरी मैटर में आने की सोचना भी मत। प्रतिभा ये सब बोल रही होती है, तभी मीडिया का एक रिपोर्टर वहां आ जाता है, जिसे देख प्रतिभा हैरान रह जाती है। आप दोबारा यहाँ कैसे? कुछ काम था? जी मैम, बस दुनिया को आपकी सच्चाई दिखानी थी, जो इस लाइव चल रहे वीडियो में सब ने देख लिया। रिपोर्टर की बात सुनते ही प्रतिभा हड़बड़ा जाती है। देखिए, ये सब बंद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस थोड़ा ड्रामा कर रहे थे और फिर थोड़ा बहुत तो सब परिवार में चलता है। सासू माँ, अनुश्री, आप इनको समझाइए ना, बोलिए ना कुछ। माफ करना बहू, लेकिन तेरे लिए तेरा नाम, तेरा रुतबा ही सब कुछ है, जिसके आगे तूने हमें कभी कुछ नहीं समझा और ना ही कभी हमें अपने काम के बीच बोलने दिया, तो आज भी हम कैसे बोल सकते हैं बहू? लेकिन मैं तो बोल सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि कैसे भाभी अपने फेमस होने का रौब घर में सबको दिखाती थी। सास को सास नहीं बल्कि एक नौकरानी का दर्जा देती थी। ससुराल क्या है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, ये सब तो आपको पता ही नहीं है। फिर भी ये दिल की बुरी नहीं है, इनके सर बस सक्सेस का नशा चढ़ गया था और आंखों पर फेमस होने का पर्दा पड़ गया था, जो उम्मीद है आज के बाद हट जाएगा। ननद की बातें सुन प्रतिभा हैरान रह जाती है। अब उसे अपनी गलती और परिवार के प्यार के बारे में समझ आने लगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने घमंड में चूर होकर भूल गई थी कि मैं जिस परिवार की बेकदरी कर रही हूँ, असल में मेरी कामयाबी के पीछे उनका ही हाथ था। अगर उनका सपोर्ट ना होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं होती। आज मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ जैसी सास और बहन जैसी ननद से माफी मांगती हूँ। आज महसूस हो रहा है कि ये कैरियर रहे या न रहे, मगर मेरा परिवार हमेशा मेरे पास होना चाहिए। इतना बोलकर प्रतिभा रोने लगती है। तभी अनुश्री कहती है, भाभी आप रोना बंद करो प्लीज, और ये बताओ कि आपको अपने नंदोई कैसे लगे? नंदोई? जी हाँ,
ये रिपोर्टर, या यूं कहूँ मेरे होने वाले पति। वैसे तो अभी ये रिपोर्टर होने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इस ड्रामा से आपको जो अभी चीज़ें समझ में आई हैं वो आप कभी भूलेंगी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब तो ननद की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। ये सब सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।